हेलो दोस्तों, अगर आप थंबनेल देख कर आए तो एकदम सही जगह पे आए हैं। केवल आप मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए। गारंटी लेता हूँ, अगर आप इसे भूल जाएंगे तो मुझे बताइएगा। तो आप केवल मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए, आपको मैं किरचॉफ का नियम सीधा आपके दिमाग में ठोस दूंगा। तो आप बस 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देखिए। आप वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइए, आपको जो समझाया जाएगा आप केवल उस पर ध्यान दीजिए। तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको 100 में 100% मैं समझा के रहूँगा। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। आपको बताते हैं किरचॉफ का नियम। सबसे पहले ये जान लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वैद्युत धारा का। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए किरचॉफ का नियम आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप लोग ओम का नियम पढ़े होंगे। ओम का नियम में आप यहाँ से वैद्युत धारा, वैद्युत प्रतिरोध और विभव का मान ज्ञात कर लेते। लेकिन जब अगर जटिल परिपथ जहाँ पे बहुत ढेर सारे तार लगे होते हैं वहाँ पे धारा ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियम लागू होता है। तो आपको बताते हैं किरचॉफ का नियम में लिखेंगे क्या। तो आप लिखेंगे सरल वैद्युत परिपथों को ओम के नियम की सहायता से हल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अनेक अगर जटिल परिपथ हों तो उनको हल करने के लिए किरचॉफ का नियम लगाते हैं, ठीक है। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इसका पहला और दूसरा नियम आप लोग समझिएगा तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इसको आपको हम लिख के बता रहे हैं, उसके बाद जो महत्वपूर्ण उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। आपको बता दें यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि इनका पहला और दूसरा नियम। ये तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। तो आप लिखेंगे किरचॉफ का पहला नियम। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ऐसा कोई साल न जाए कि ये क्वेश्चन आपसे न पूछा जाए। तो हेडिंग क्या है, किरचॉफ का नियम, संधि नियम अथवा धारा का नियम, ठीक है। तो इसको आपको हम हेडिंग बता रहे हैं। तो देखिए हेडिंग क्या डालेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम या पहला नियम अथवा संधि नियम अथवा धारा का नियम। बोर्ड एग्जाम में हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे यह पूछ सकता है किरचॉफ का पहला नियम पूछेगा, या तो सीधा कहेगा किरचॉफ का संधि नियम लिखिए या किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि ये एक ही का नाम है, ठीक है। ये पहला नियम को ही कहते हैं। तो इसको आइए आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाते हैं। मेन टॉपिक आपका यही है, ठीक है। मेन टॉपिक यह है, तो इसको आप लोग समझिए, देखिए अच्छे से। ये मान लीजिए कोई संधि है, इसको हम क्या नाम दे दें, कोई संधि। संधि का मतलब इंग्लिश में होता है जंक्शन। जंक्शन मतलब अगर इसको आपको हम समझाना चाहें, मान आप समझ सकते हैं कि ये रेलवे जंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, रेलवे जंक्शन। अब यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिए कि जो धारा इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट का नाम क्या है, संधि, ठीक है। जो धारा इस संधि की ओर आएगी उसको हमेशा धनात्मक लिखा जाता है, और जो इससे दूर जाएगी उसको ऋणात्मक लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझिए। ये मान लीजिए कि पहली धारा I1 आई, यहाँ पे क्या आई, I1, और दूसरी धारा भी ये मान लीजिए I2 जा रही है। लेकिन अगर हम कह दें तीसरी धारा, ये देखिए यहाँ से ये दूर जा रही है, इस पॉइंट से दूर जा रही है, तो ये माइनस में होगी। लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे ये माइनस में होगी, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए ये चौथी धारा आ रही है, और ये पांचवी भी धारा जा रही है, पांचवी धारा भी ये जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग जो समझेंगे, आपको हम पहले फॉर्मूले से समझाएंगे, उसके बाद ही हम आपको लिख के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे क्या, जो उसको ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग एक सूत्र की सहायता समझेंगे। ये सिग्मा है, ये क्या है, सिग्मा, और ये क्या है, आई। ये सिग्मा आई है, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। बस पहला नियम इतने से ही समझना है। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। क्या लिखेंगे
वैद्युत परिपथ के, ये कोई आपका परिपथ होगा जहाँ पे जाल जैसे आप लोग खंभा में देखते हैं कि तार लगे होते हैं खूब ढेर सारे, तो वही मान लीजिए संधि जहाँ पे बॉक्स वगैरह लगा होता है। तो देखिए वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये जो है ये बीजगणितीय योग को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? बीजगणितीय योग को दिखाता है। तो यहाँ पे सुनिए, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। इसको आपको हम लिख के बता रहे हैं और इसको आप आगे समझेंगे और बेहतरीन तरीके से, अभी आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए आप लोग ये परिभाषा लिख लीजिए। क्या? देखिए वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर, वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात इसको अगर हम दिखाना चाहें आपको, तो ये सिग्मा आई जो होगा वह 0 के बराबर होगा। इससे ज़्यादा स्पष्ट अब हो जाएगा जो अब बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग क्या समझते हैं? चिन्ह परिपाटी के अनुसार याद रखिए, जो धारा इस संधि की ओर आएगी उसको हम प्लस में लिखेंगे। देखिए जैसे I1 आ रही है ना इस संधि की ओर, तो इसको प्लस में लिखेंगे। ये I2 भी संधि की ओर आ रही है तो इसे प्लस में लिखेंगे। I5 देखिए संधि से दूर जा रही है, ये जो तीर अगर इधर की ओर बनी है बिंदु की ओर, संधि की ओर, तो वो आ रही है, और इसके विपरीत बनी है तो ये जा रही है। तो I5 जो है देखिए संधि से दूर जा रही है, और I3 भी संधि से दूर जा रही है, I4 संधि के पास आ रही है। तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप लोग समझेंगे कि जो धाराएं संधि की ओर आती है, ठीक है, जो धाराएं संधि की ओर आती है उसको धनात्मक लिखते हैं, और जो संधि से दूर जाती है उसे ऋणात्मक लिखते हैं। तो देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिखते हैं। अब देखिए आप लोग को यहाँ से ये और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, ठीक, तो ये देखिए I1 आ रही है तो इसलिए ये प्लस में, I2 भी आ रही है इसलिए ये प्लस में, देखो I3 ले लीजिए पहले, I3 जा रही है ना तो ये संधि से दूर जा रही तो माइनस में I3, और देखिए I4 आ रही है तो आने वाले को प्लस में, I4 आ रही है, I5 जा रही है तो ये माइनस I5, ये किसके बराबर? 0 के बराबर। ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि अभी आपको बताया कि अगर वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये आप इसी से देख लीजिए, ये बीजगणितीय योग है। बीजगणितीय योग का मतलब जो लिखा जाता है वो चाहे माइनस में हो या प्लस में, उसे हम जोड़ के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए
संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर, शून्य के बराबर है। यहाँ पे अगर आप देखिए इसको अगर हम देखें तो I1 प्लस में जो प्लस में उसको एक तरफ लिखें और जो माइनस में उसे एक तरफ, तो I1 I2 और I4 ये प्लस में है और ये देखिए ये इधर आएगा पक्षांतर होगा तो I3 प्लस में और ये I5 भी प्लस में। तो यहाँ से भी आप लोग एक बात समझेंगे क्या कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, क्या लिखेंगे, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, पहला नियम में बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसको आप लोग लिखें। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, नोट नहीं करना तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। संधि की ओर आने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली वैद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। जितनी धारा आएगी उसका बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से सीधा पूछ लेता है, 1 नंबर का क्वेश्चन, या तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा। उसके साथ यहाँ पे कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम यह किस पर आधारित है, किस संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ का नोट पॉइंट में आप लोग समझिए, नोट में किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, के नियम पर आधारित है। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आप लोग को प्रथम नियम मैंने पढ़ा दिया, इसको आप लोग ये पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा नियम। तो ये अगला नियम देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम को लूप नियम भी कह सकते हैं, या पास नियम कहते हैं, या वोल्टता नियम भी कहते हैं, वोल्टता नियम भी कहते हैं, ठीक। तो आपसे अगर कुछ भी इसमें पूछे तो आप लोग याद रखिए, ठीक है। वो पहले वाला धारा का नियम था, संधि का नियम था, पहला नियम था, लेकिन ये लूप नियम, पास नियम, वोल्टता या किरचॉफ का दूसरे के नियम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझिए, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहले वाले से, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको सबसे पहले हम एक फार्मूले के माध्यम से समझाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इसमें कोई बंद पास होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई बंद पास होता है। तो इसमें बंद पास में क्या होता है, सेल लगे होते हैं, और सेल में क्या होता है, वैद्युत वाहक बल, और इसमें धाराएं बहेगी। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास, आप लोग को हम चित्र बना दें उसके बाद आपको समझाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप लोग सुनिए, देखिए इसको एकदम आसानी तरीके से आपको बताएंगे और समझाएंगे। देखिए किसी वैद्युत परिपथ, ये देखिए सेल है, ठीक है, ये E1 E2 सेल का विद्युत वाहक बल,
यहाँ पे दो सेल प्रयोग किए गए हैं जिसके साथ प्रतिरोध R1 है, R2 और बाह्य प्रतिरोध R3। तो आप लोग समझें, किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास, ये इतना क्या है, बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों, या तो हम कह सकते हैं पास के विभिन्न खंडों, मतलब एक खंड ये और दूसरा खंड ये। तो लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धाराओं, ये प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध, ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा, देखिए यहाँ पे प्रवाहित होने वाली धारा मान लेते हैं I है, टोटल में क्या है I, और संगत प्रतिरोध R का बीजगणितीय योग। ध्यान से सुनिएगा, किसी बंद पास अथवा विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोध R का गुणनफल का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब ये सिग्मा। बीजगणितीय योग उस परिपथ में या उस खंडों में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल E के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से आप लोग सुनिए, किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास, इसमें से किसी भी पास, किसी बंद पास के विभिन्न खंड चाहे इसमें हो या तो इसमें, विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत, इसके साथ संगत ये प्रतिरोध R, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, ठीक है, वैद्युत धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय, ये बीजगणित को दिखाता है, बीजगणितीय योग को, बीजगणितीय योग के बराबर, बीजगणितीय योग समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं खुद ही यहाँ पे आपको लिख दूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसको आप लोग लिखें, हम लिख दे रहे हैं। ये आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात आप समझे इसको, अगर गणित के रूप में लिखें तो देखिए, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, मतलब I एवं उनके संगत प्रतिरोध संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग के लिए हम सिग्मा दिखाते हैं कि बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय, समस्त विद्युत वाहक बल हम यहाँ पे मान लेते हैं E, समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय का मतलब सिग्मा के बराबर होता है। ये देखिए बराबर होता है। तो जैसे इसको आप पढ़ते चलिए वैसे गणित के फॉर्म में लिखते चलिए, ठीक है। देखिए, किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं
प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत, उनके मतलब साथ, उनके साथ लगे प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय का मतलब सिग्मा के बराबर होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका डेरिवेशन आप लोग छोटा सा देखें। आप लोग भी चित्र बना लीजिए और ऐसे ही बनाइए। इसमें आप लोग देखेंगे इसी प्रकार न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रचना समझाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको डेरिवेट करते हैं कि न्यूमेरिकल आपको कैसे लगाना होता है इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रचना आपको कैसे लिखना है। तो देखिए, मान लेते हैं माना वैद्युत परिपथ में, ये टोटल क्या है, वैद्युत परिपथ है। माना वैद्युत परिपथ में दो बंद पास, पहला ए बी ई एफ ए, पहला हम क्या ले सकते हैं, इतना बंद पास ए। ठीक है, दो बंद पास ए बी ई एफ ए तथा बी सी डी ई बी। ठीक है, माना वैद्युत परिपथ में दो बंद पास, पहला ए बी ई एफ ए तथा दूसरा बी सी डी ई एफ। ठीक है, ई बी है, ई है। ठीक है, अब जिसमें दो सेल, इसमें दो सेल, ठीक है, जिसमें दो सेल जिनके वैद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2 है, जिसके वैद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2 है तथा तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। पहले दो बंद पास है, ए बी ई एफ ए है और दूसरा बी सी डी ई बी है। अब इसमें दो सेल हैं जिनके वैद्युत वाहक बल E1 और E2 है और प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। अब देखिए, प्रतिरोध R1 व R2 में क्रमशः R1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है तथा R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब R3 बाह्य प्रतिरोध में I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक बार लिख लीजिए, मैं इसको बोल रहा हूँ, रचना यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं, तो लिखेंगे माना वैद्युत परिपथ में दो बंद पास ए बी ई एफ ए तथा बी सी डी ई बी हैं, जिनमें दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है तथा तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 जोड़े गए हैं। प्रतिरोध R1 और R2 में क्रमशः I1 और I2 धारा बह रही है, जबकि R3 प्रतिरोध में I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पे आप लोग कुछ बातों को समझ लीजिए, फिर आपको ये आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा? अब ये देखिए, विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वह हमेशा, विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर, विद्युत वाहक बल की दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी, ये याद रखिए। ठीक है, अगर धारा माइनस से प्लस जा रही है तो ई का मान प्लस लेंगे। ठीक है, और प्लस से माइनस की ओर जा रही है तो ई का मान माइनस में लेंगे। ये बात आप लोग याद रखिए। जब सेल में अगर माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, ठीक है, सेल में अगर माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तब विद्युत वाहक बल का मान क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। और प्लस से माइनस में जाएंगे तो किस में लेंगे? माइनस में। अब एक बात ये याद रखिए, दूसरी बात आप लोग जो याद रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण, कि देखिए सेल में, ठीक है, सेल से अगर जिस दिशा में ये बह रहा, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे हम धारा लेंगे तो I1 R2
मतलब कि अगर विद्युत धारा की दिशा में प्रतिरोध आता है, विद्युत धारा की दिशा में प्रतिरोध आता है, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे IR, ठीक है। और वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में प्रतिरोध जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर प्रतिरोध है और इधर से धारा आ रही है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो IR आएगा उसे हम माइनस में लिखेंगे और यहाँ पे प्लस में, ठीक। तो चलिए अब डेरिवेशन को हम करते हैं। देखिए हम बंद पास ABEFA में, ठीक है, किस में, या तो पहले बंद पास में, इसको अगर आप नाम देना चाहें तो इसको एक, इसमें ऐसे घूमेंगे, इसमें ऐसे घूमेंगे, तो सीधा लिख देते हैं बंद पास एक में, बंद पास एक में, बंद पास एक में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो विद्युत वाहक बल होगा उसमें प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग सीधा समझें। देखिए यहाँ पे अगर E1 और E2 देखें, E1 है, देखिए ये माइनस से प्लस की ओर, हम यहाँ से अगर स्टार्ट कर दें तो ये माइनस से प्लस, तो मैंने बताया जब माइनस से प्लस जाएंगे तो विद्युत वाहक बल का मान किस में लिखेंगे, प्लस में। तो ये E1 क्या लिखेंगे, E1, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ऐसे हम घूमेंगे पहले बंद पास में, तो ये इधर से आएंगे, ये यहाँ से जाएंगे, तो ये बताइए E2 आप देखें, ये प्लस ये माइनस, बड़ा वाला प्लस होता है और छोटा वाला माइनस, तो ये प्लस से माइनस जाएगा तो किस में होगा, प्लस से माइनस जाने पर माइनस में, तो E2 किस में होगा, माइनस में। अब ये बराबर होगा, ठीक है, ये बराबर होगा उसमें लगे प्रतिरोधों के। अब यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से ऐसे ही चलना शुरू किए, तो यहाँ से पॉइंट से, तो ये बताइए धारा की दिशा में प्रतिरोध है, और धारा की दिशा में प्रतिरोध है तो मैंने बताया अगर धारा की दिशा में प्रतिरोध होगा तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए I1 है, तो I1 उसके साथ कौन सा प्रतिरोध, R1, ये देखिए ये प्लस में। उसके बाद ये देखिए ऐसे आ रहे हैं, तो I2 I1 के विपरीत दिशा में है, I2 I1 के विपरीत दिशा में, यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये I2, अब देखिए ये धारा इसके विपरीत जा रही है, इस धारा के विपरीत, तो ये इसको हम लिखेंगे माइनस I2 R2, ठीक है। तो ये पहले बंद पास में इस प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे बंद पास में, इसी प्रकार दूसरे बंद पास में, दूसरे बंद पास में, बंद पास में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम देखिए यहाँ पे। अब आप लोग देखिए यहीं से हम घूमना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बताइए I2 ये इधर आ रही है धारा की दिशा में, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे E2, अब देखिए E2 माइनस से प्लस, ठीक है, ऐसे ही चलना है। तो यहाँ से माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस जाने पर क्या होगा, प्लस में, माइनस से प्लस जाने पर प्लस में, तो E2 जो बराबर होगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से ये ऐसे आए, ये धारा की दिशा में है, ये किस में है, धारा की दिशा में, तो I1 और I2 प्लस में होंगे, इसके साथ प्रतिरोध R3 है। अब यहाँ से जैसे घूमेंगे तो ये देखिए धारा की दिशा है, धारा की दिशा में ये प्रतिरोध लगा हुआ, तो I2 भी प्लस में और ये R2 प्लस में,
तो इतना, यही किरचॉफ का द्वितीय नियम। और याद रखिए किरचॉफ के दूसरे नियम को केवीएल लॉ के नाम से भी जान दे, केवीएल नाम से, ठीक है, किरचॉफ वोल्टता लॉ, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिए। फिर से इसे लास्ट बार समझ लीजिए। देखिए बंद पास में, बंद पास 1 में इतने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर धारा की दिशा में हम चलेंगे तो ये I1 R1 का मान किस में होगा, प्लस में होगा, और ये माइनस से प्लस की ओर तो इसका मान प्लस में। तो हम यहीं से घूमना स्टार्ट कर दें तो यहाँ से अगर जैसे ही घूमेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस से प्लस जाने पर ये प्लस में, उसके बाद यहाँ से घूमते आएंगे तो प्लस से ये माइनस, तो प्लस से माइनस जाने पर माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से धारा की बात कर लें तो I1 और R1 ये सेम दिशा में, तो यहाँ पे ये प्लस में। उसके बाद देखिए I1 भी इधर से बहेगी तो I1 के विपरीत दिशा में क्या है, I2, इसलिए ये माइनस में। इसी प्रकार दूसरे बंद पास में अब देखिए E2 माइनस से प्लस, हम यहीं से चलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस से प्लस, इसलिए प्लस में। उसके बाद आप देखिए ये धारा की दिशा में आ रहा है तो I1 और I2 प्लस में, ठीक है, और R3। उसके बाद ये यहाँ से जैसे ही जाएगी I2 धारा की दिशा में, तो यहाँ पे ये भी प्लस में। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी और अच्छे समझ में आ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो लगी तो आप ये 3 काम कर दीजिए। बाकी हमारा जो काम है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाना, और आपको ऐसे ही समझा के पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें ये 2025 में 90% चांस है कि यह क्वेश्चन आपका किरचॉफ का नियम पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपको अभी से बता दें व्हीटस्टोन सेतु, अगला टॉपिक जो रहेगा व्हीटस्टोन सेतु। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको अगली वीडियो से मिलने वाला है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।